पाकिस्तान का संविधान लिखिए कि उनकी सदस्यता पाकिस्तान में और शरीर भारत में। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐलान किया, मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं दूंगा जो हमें संवैधानिक सुरक्षा नहीं देगा। ऐसा जब ऐलान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बने, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, 2 मर गए, 5 लोग रहे, 2 लोग विदेश चले गए, 3 लोग रहे, 1 बीमार रहता था इसलिए संविधान सभा में नहीं आता था, 2 लोग रह गए, 1 दिल्ली से दूर रहता था इसलिए संविधान सभा में नहीं आता था। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर रहे और अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में टोटल आर्टिकल 395 लिखे। टोटल आर्टिकल 395 में से 65 आर्टिकल्स बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के हित में लिखे। हम लोगों को 15/4, 16/4 में नौकरी का अधिकार, आर्टिकल 21 335 में शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 275 में आदिवासियों के लिए स्पेशल बजट, आर्टिकल 330 332 में प्रधान से यानी सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, 340 341 342 ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रिजर्वेशन, और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बन गए, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 29 बनाए। बहुत सारे आदिवासी है क्रिश्चियन बने हुए हैं, नागपुर में बहुत सारे आदिवासी क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे आदिवासी है मुसलमान बन गए, तो क्या विदेशी है क्या? ये तड़वी जो है खानदेश के तड़े घोषित है, सिर्फ 16 राज्य में 5वीं और 6वीं अनुसूची घोषित है और 33 राज्य में आदिवासी निवास करते हैं। साथियों, ये महाराष्ट्र में फरवरी 1985 में 5वीं अनुसूची घोषित हुई, अभी तक लागू नहीं हुई। 5वीं अनुसूची घोषित है, अभी तक लागू नहीं है। क्या है 5वीं अनुसूची? स्वायत्त शासन का अधिकार। स्वायत्त शासन का मतलब क्या होता है? स्वायत्त शासन का मतलब होता है कि आज वर्तमान में भारत सरकार है, उसी प्रकार से आदिवासियों की सरकार होगी, उसी प्रकार से आदिवासी की सरकार होगी। यानी आदिवासियों को भारत सरकार से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। आदिवासी अपना राज्य खुद इस्टेब्लिश कर सकता है, स्थापित कर सकता है। भारत सरकार से 1 रुपया मांगने की जरूरत आदिवासी को नहीं है। यह है स्वायत्त शासन। यानी आदिवासी स्कूल का निर्माण खुद करेगा, आदिवासी बिजनेस का निर्माण खुद करेगा, कृषि का निर्माण करेगा, आरोग्य विभाग का निर्माण करेगा, रोजगार का निर्माण करेगा, आदिवासी का खुद का राज होगा। यानी धारा 3 में लिखा हुआ है प्रशासन का अधिकार। ये आदिवासी जिला, ये चंद्रपुर जिला आदिवासी बहुल एरिया है, 1985 में घोषित है, आदिवासी बहुल एरिया है। ये गढ़चिरौली आदिवासी बहुल एरिया है। धारा 3 ये कहती है कि आप एक कलेक्टर 1 होगा, लेकिन सीओ 2 होने चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केवल मात्र आदिवासी का होगा। ये जिला परिषद जो है, जिला परिषद में 2 टेबल होंगे, एक जनरल का होगा, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का, और एक टेबल केवल मात्र आदिवासी का होगा, अनुसूची 5 का है ही नहीं। ये 5वीं अनुसूची में अधिकार है प्रशासन का अधिकार। आदिवासियों का खुद का प्रशासन होगा। जैसे ये प्रशासकीय इमारत है, उसी प्रकार से आदिवासियों की एक अलग इमारत होगी, जिसका इंचार्ज सीईओ होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जो आदिवासी होगा। ये लिखा हुआ है धारा 4(1) में लिखा हुआ है जनजाति सलाहकार परिषद होगी। धारा 4(2) में लिखा हुआ है जो जनजाति सलाहकार परिषद होगी
वो केवल और केवल मात्र आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए काम करेगी, उसका चेयरमैन आदिवासी होगा। लेकिन आज वर्तमान में जनजाति सलाहकार परिषद का चेयरमैन गैर आदिवासी है। धारा 5(2) में लिखा हुआ है आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, लिखा हुआ है। अनुसूची 5 में यह भी लिखा हुआ है अगर किसी क्षेत्र के आदिवासी अगर गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, अगर उनकी संस्कृति खतरे में है, तो उस राज्य की सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि उस आदिवासियों को प्रोटेक्शन दे, सुरक्षा प्रदान करे। यह 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है, यह बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के सामने एक सवाल खड़ा हुआ कि अगर आदिवासी भारत सरकार से 1 रुपया नहीं मांगेगा और आदिवासी अपना राज अगर खुद निर्माण करेगा तो पैसा कहां से लाएगा? स्वायत्त शासन निर्माण करने के लिए पैसा कहां से लाएगा? इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने 6वीं अनुसूची बनाई और 6वीं अनुसूची में बाबा साहब आम्बेडकर ने एक मौलिक अधिकार बहाल किया। वो मौलिक अधिकार है आदिवासी जल जंगल जमीन का मालिक होगा। यानी जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करते हैं उस क्षेत्र में 89 प्रकार के धातु है। आज सोने, चांदी, हीरे, जवाहर, मोती, ग्रेनाइट, मैग्नेटाइट, प्रोटेनियम, यूरेनियम, बॉक्साइट, इस धातु की कीमत भारत सरकार कह रही है 80,000 लाख करोड़ रुपया है उस धातु की कीमत। और भारत में सिर्फ 13 करोड़ 70 लाख आदिवासी है, 850 जातियों के आदिवासी है, 7.5% आदिवासी है। अगर वो 80,000 लाख करोड़ रुपया अगर आदिवासियों को बांट दिया जाए तो मैं तो ये कहता हूं कि इस भारत का पहला पूंजीपति ये टाटा, बिरला, ममतालाल अंबानी नहीं होगा तो आदिवासी होगा। 80,000 लाख करोड़ का मालिक आदिवासी होगा, संविधान में लिखा हुआ है। इतना ही नहीं तो और संविधान में लिखा हुआ है, ये अनुसूची 5 एरिया है, ये जो धातु है, जो कोयला है, ये कोयला आदिवासी के मालिकी का है। अगर ये कोयला सरकार को निकालना है तो चंद्रपुर जिला के डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी को पूछना पड़ेगा। फिर अगर जनजाति सलाहकार परिषद ने अगर परमिशन दी तो कोयला निकाल सकते हैं, परमिशन दी तो कोयला निकाल सकते हैं। लेकिन बगैर पूछे आज ये अरबों खरबों रुपए का चंद्रपुर का कोयला छीना जा रहा है, चुराया जा रहा है, आदिवासी को पूछा भी नहीं जा रहा है। जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, संविधान कह रहा है। इस एरिया में आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है, इस एरिया में अगर कोई पेन अगर ये बेचनी है या मोबाइल की अगर मार्केटिंग करनी है तो जनजाति सलाहकार परिषद को पूछना पड़ेगा, तब जाके मार्केटिंग कर सकते हैं। ये अधिकार है। लेकिन 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू होने के बावजूद भी अभी तक अमल में क्यों नहीं लाई? उसके 2 कारण। पहला कारण कि आदिवासी में नेतृत्व नहीं है, नेता है वो कांग्रेस और बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल है। जो कांग्रेस और बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल है, जो कांग्रेस और बीजेपी के खुद गुलाम लोग हैं, वो हमारे नेता कैसे हो सकते? 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी ने राज किया। ना कांग्रेस ने 5वीं अनुसूची लागू की, ना बीजेपी ने लागू की, घोषित है। दोनों ने भी सत्यानाश किया। फिर भी कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस ही चल रहा है। हमारे समाज में नेतृत्व का अभाव है, नेता की कमी नहीं है, गली गली में नेता है। और दूसरा, इस देश का शासक ब्राह्मण बना हुआ है। भारत में लोकतंत्र नहीं है। आज ब्राह्मण तंत्र प्रस्तावित हो चुका है। विधेयपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कार्यपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में। विधेयपालिका 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस। 2009 में 375 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्राह्मणों के थे। आज 2014 में 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्राह्मणों के हैं। विधेयपालिका
ब्राह्मणों के नियंत्रण में 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी ने राज किया। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है। दूसरा है कार्यपालिका, 72% IAS अधिकारी ब्राह्मण तथा पश्चिम उच्च जाति के। भारत में 750 जिला है, उनमें से 94 जिलों के कलेक्टर SC ST OBC माइनॉरिटी के, 551 जिलों के कलेक्टर एक जात ब्राह्मण तथा पश्चिम उच्च जाति के हैं। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के 98% जज ब्राह्मण हैं, 36 में से 33 ब्राह्मण हैं। हाई कोर्ट के 600 जजेस होते हैं, उनमें से 582 जज एक जात ब्राह्मणों के, 18 जज SC OBC माइनॉरिटी के। और भारत के इतिहास में आदिवासी का अभी तक जज नहीं बना। मीडिया में सारे टीवी चैनल ब्राह्मणों के, प्रिंट मीडिया में सारे पेपर ब्राह्मणों के, ट्रेडिशनल मीडिया में सारे महाराज ब्राह्मणों के, वोकल मीडिया में जैसे मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, वामसेठ, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का पूर्णकालीन प्रचारक हूँ। दिन रात अपने समाज को जगाने के लिए काम करता हूँ। उसी प्रकार से RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूर्णकालीन प्रचारक देश भर घूम रहे हैं और हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे लोग उनके झांसे में आ रहे हैं। वो शबरी आश्रम चलाते हैं, वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं और शबरी आश्रम के द्वारा, वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा या ग्राम पंचायत में जो वन समिति है, इनके द्वारा वो आदिवासियों की मूल पहचान खत्म कर रहे हैं और आदिवासी को वनवासी बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासियों की मूल पहचान खत्म करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। दो ही कारण है ये 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची लागू ना होने का। पहला कारण हमारे समाज में नेतृत्व का अभाव है। हमारे समाज में नेतृत्व का अभाव है। नेताओं की कमी नहीं है। नेताओं को आप अपने समाज का नेतृत्व मानते हो, गलत। प्रेम कुमार गिराम 12 साल से चिल्ला रहा है, समाज को जगाने का काम कर रहा है, जागरूक करने का काम कर रहा है। संविधान को बचाने के लिए प्रेम कुमार गिराम और वामन मेश्राम जी जेल चले गए, लेकिन प्रेम कुमार गिराम के बारे में लोग सोचेंगे चिल्लाएगा, चिल्लाएगा, बंद हो जाएगा, चुप हो जाएगा, क्योंकि आपको नेता की आदत पड़ी हुई है। जो जिनको आप अपना नेता मानते हो वो कांग्रेस बीजेपी का गुलाम है, वो कांग्रेस बीजेपी का गुलाम है। मैं मेरे समाज के लोगों को एक चीज हमेशा बताता हूं। एक चीज कौन सी हमेशा बताता हूं, बहुत खास चीज मैं मेरे समाज के लोगों को बताता हूं कि व्यक्ति और संगठन में अगर टकराव हुआ, व्यक्ति और संगठन में अगर टकराव हुआ, व्यक्ति को छोड़ दो, संगठन को पकड़ो। प्रेम कुमार गिराम के पीछे मत आओ। प्रेम कुमार गिराम और संगठन में अगर टकराव है, प्रेम कुमार गिराम को छोड़ दो। व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा, संगठन आपकी समस्या का समाधान करेगा। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर संगठन और उद्देश्य में अगर टकराव है, संगठन को छोड़ दो, उद्देश्य को पकड़ो। जैसे RPI निर्माण हुआ, उद्देश्य के साथ टकराव हुआ, लोगों ने RPI को छोड़ दिया। बसपा निर्माण हुई, उद्देश्य के साथ टकराव हुआ, लोगों ने बसपा छोड़ दी। जो वामसेठ है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, अगर वो उद्देश्य को अगर संगठन छोड़ देता है, संगठन आप छोड़ दो। अगर व्यक्ति और संगठन में टकराव है, व्यक्ति को छोड़ दो, संगठन को पकड़ो। संगठन आपको आजादी दिलाएगा, व्यक्ति आपको आजादी नहीं दिलाए। प्रेम कुमार गिराम की कोई औकात नहीं। प्रेम कुमार गिराम की औकात तो संगठन ने बनाई है। व्यक्ति कॉमन होता है, व्यक्ति सामान्य होता है, संगठन सामान्य व्यक्ति को असामान्य बना देता है। बहुत खास चीज समझा रहा। इसीलिए आप लोगों को नेता की आदत पड़ी हुई है और नेता हर 5 साल में चुनाव में समाज को मैनेज करने का काम करता है। चुनाव को मैनेज करने का काम करता है हर 5 साल में।
दो ही कारण, एक तो इस देश का शासक ब्राह्मण है जिसकी वजह से 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू नहीं हुई, और दूसरा हमारा समाज नेतृत्वहीन हो चुका है। डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यह जलगांव का पावरा आदिवासी लड़का डीबीटी का पहला बली सुसाइड कर लिया, 2 महीने उसके अकाउंट में पैसे नहीं आए, माँ बाप गरीब थे, माँ बाप ने भी पैसे नहीं भेजे और सरकार ने भी पैसे नहीं भेजे, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इसके बारे में विस्तार से मैंने नागपुर में बताया था। अभी तीसरी बात एक बताकर मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं। भारत में आदिवासी 7.5% है। अगर 7.5% आदिवासी के नाम पर अगर इकट्ठा होते हैं और लड़ाई लड़ने का अगर सोचते हैं तो हमारी संख्या 7.5% है। इसका दूसरा अर्थ होता है कि आप 92% लोगों को बाजू में रखकर अपने आजादी का सोच रहे हो। भारत में पुनः करार लागू है, पुनः करार शेड्यूल कास्ट को लागू था, आदिवासी को लागू नहीं था। आदिवासी को गांधी जी ने पुनः करार पार्टी लेवल पर लागू किया। जैसे शेड्यूल कास्ट में दलाल और भड़वे पैदा हुए, उसी प्रकार से आदिवासी में भी दलाल और भड़वे पैदा हुए। भारत में सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं है, भारत में ज्वाइंट इलेक्ट्रेट है। अगर आपको चुनकर भी आना है तो शेड्यूल कास्ट का वोट चाहिए, ओबीसी का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। भारत में सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं है, भारत में ज्वाइंट इलेक्ट्रेट है। बाबा साहब आम्बेडकर सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहते थे। सेपरेट इलेक्ट्रेट का मतलब होता है आदिवासी कैंडिडेट होगा, आदिवासी वोटर होगा, ये बाबा साहब चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? 21 दिन का आमरण पोषण किया और गांधी जी ने कहा आदिवासी कैंडिडेट होगा, लेकिन ब्राह्मणों को भी वोट देने का अधिकार होगा, क्षत्रियों को भी वोट देने का अधिकार होगा, वैश्यों को भी वोट देने का अधिकार होगा। मामला समझ में आ रहा है? जो ज्यादा बदमाश होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आदिवासी की रिजर्व सीट होती है, 10 कैंडिडेट खड़े होते हैं, आदिवासी का वोट डिवाइड हो जाता है, फिर एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी जिसके समर्थन में खड़े होते हैं वो कैंडिडेट चुनकर आता है। आदिवासी एससी, एसटी, ओबीसी को जगाने का काम नहीं किया, इनको जोड़ने का काम नहीं किया, इनके साथ में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम नहीं किया। एक उदाहरण बता रहा हूं, दूसरा उदाहरण आप लोगों को मैं बता रहा हूं। हम 7.5% लोग हैं। भारत की संसद 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है। मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए, मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए। आपके सिर्फ 47 चुनकर जाते हैं। अगर पूरे भारत से 47 सांसद आदिवासी के चुनकर जाने के बावजूद भी आप सरकार नहीं बना सकते, तो मुझे एक हैरानी होती है। फिर आदिवासी 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 ही करके हम लोग रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा जानते हो? हमारे सिर्फ 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाएंगे, हम सरकार नहीं बना सकते। दूसरी बात, दूसरी खास बात, महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता रहा हूं। हमारी संख्या 7.5% है। 7.5% होने की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग अल्पसंख्यक हो रहे। इस वजह से आदिवासियों की नक्सलाइज करके पिटाई हो रही है, जैसे मुसलमानों की आतंकवाद के नाम पर पिटाई हो रही है। मैं उदाहरण के लिए एक बात आपको बताना चाहता हूं। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला गुजरात में बना। सरदार जो सरोवर है, सरोवर के सामने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नाम देकर जो पुतला बनाया, 72 गांव उसमें उजाड़े गए। अभी उसमें आदिवासी की भी जमीन गई, कुछ ओबीसी की भी जमीन गई, कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों की भी जमीन गई। तीसरी बात, जो नेशनल कॉरिडोर आ रहा है, नेशनल कॉरिडोर में आदिवासी की भी जमीन जा रही, एससी की भी जमीन जा रही, ओबीसी की भी जमीन जा रही है।
बेरोजगारी ये समस्या है। बेरोजगारी आदिवासी में भी है, बेरोजगारी एससी में भी है, बेरोजगारी ओबीसी में भी है, बेरोजगारी मुसलमानों में भी है। चलो दूसरी बात, अगर आरक्षण सब खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है और एससी का बचा हुआ है, ओबीसी का बचा हुआ है, मुसलमानों का बचा हुआ है, अगर नौकरी खत्म हो रही है तो आदिवासी की खत्म हो रही और एससी की बची हुई है, ओबीसी की बची हुई है, मुसलमानों की बची हुई है, ऐसा कोई है? नौकरियां सबकी खत्म हो रही है, आरक्षण सबका खत्म हो रहा है, रोजगार सबका खत्म हो रहा है। अगर नेशनल कॉरिडोर में आदिवासी की जमीन आ रही है, आदिवासी की भी जा रही है, ओबीसी की है तो ओबीसी। हमारी लड़ाई का तरीका गलत नहीं होना चाहिए, हमारे लड़ाई का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। अगर हम सही दिशा में अगर लड़ाई लड़ते हैं तो साथियों, आज हम लोग आजाद हो सकते हैं। आज वर्तमान में बीजेपी भी हमारा सत्यानाश कर रही है, कांग्रेस भी हमारा सत्यानाश कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस देश में जनता का संगठन हम लोग खड़ा करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और जनता का संगठन खड़ा करने के लिए आप लोगों ने साथ और सहयोग देना है। आज मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र में गरीबी देख रहा हूँ, लाचारी देख रहा हूँ, लोग भीख मांगते हुए देख रहा हूँ, बेरोजगारी देख रहा हूँ, नौकरियां खत्म होते हुए देख रहा हूँ, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लुटते हुए देख रहा हूँ। आज मैं जिस उम्र में हूँ इस उम्र में ये सत्यानाश देख रहा हूँ। मैं एक मिनट के लिए सोचता हूँ कि आज जो बच्चा 2 साल का है, जब वो बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो उसके कार्यकाल में कितना सत्यानाश रहेगा। तो क्या आप लोग परिवर्तन चाहते हो? क्या आप लोग परिवर्तन चाहते हो? आवाज नहीं आ रही। परिवर्तन चाहते हो आप लोग? अगर नहीं चाहते हो तो ये माइक निकाल देते हैं, मैं मेरे गांव चला जाता हूं, आप अपने गांव चले जाइए। सही में आप लोगों को लगता है परिवर्तन आप चाहते हो? तो आज वर्तमान में हमारी सबसे बड़ी समस्या है ईवीएम, सबसे बड़ी समस्या ईवीएम, जिससे आदिवासी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, ना शेड्यूल कास्ट के हुआ, ना ओबीसी के हुआ, ना मुसलमानों के हुआ। ये ईवीएम गड़बड़ी वाली मशीन है। जमीन पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूरी का सैटेलाइट हैंडल किया जाता है। ईवीएम कोई बड़ी चीज है? पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर पेट्रोल चुराया जा रहा है, आपका वोट नहीं चुराया जा सकता। जब नोटबंदी हुई थी, भारत की 2,17,000 एटीएम मशीन सेट किए गए थे कि हफ्ते में 2400 ही निकलेंगे। अगर 2,17,000 एटीएम मशीन सेट कर सकते हैं तो आपकी वोटिंग मशीन सेट नहीं कर सकते। ये मोबाइल है, ये मोबाइल से अगर प्रोग्राम दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करना है, झांपे है, टेंडर है, शेयरिंग है, ब्लूटूथ है, मेल है, प्रोग्राम ट्रांसफर होता है, पता नहीं चलता है। आपका वोट ट्रांसफर हो रहा है, आपको पता चल रहा है। ये मोबाइल में अगर मैंने किसी का नंबर कॉल फॉरवर्डिंग पर लगा कर रखा, कोई व्यक्ति मुझे कॉल कर रहा है, लेकिन मैंने जिस नंबर पर कॉल फॉरवर्ड करके रखा, कॉल उसी को जाएगा। 2 बार करेगा 2 बार जाएगा, 10 बार करेगा 10 बार जाएगा। अगर कॉल फॉरवर्ड हो सकता है तो आपका वोट फॉरवर्ड नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, हमारी सभी समस्याओं का वर्तमान में मूल कारण है वोटिंग मशीन। इसलिए यहाँ पर आए हुए जितने भी अलग अलग संगठनों के लोग होंगे, मैं उनको आखिरी बात बताना चाहता हूं कि आपके और हमारे मतभेद हो सकते हैं, आपके और हमारे मतभेद हो सकते हैं, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, संगठन के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज ये ईवीएम की वजह से आपका भी सत्यानाश है, हमारा भी सत्यानाश है। इस ईवीएम की वजह से संविधान खतरे में है। ये हम सब लोगों की समस्या है। आप संगठन कब चलाओगे?
जब आर्टिकल 19 जीवित रहेगी तब संगठन चलाओगे। अगर संविधान खत्म हो जाए तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगी, और जब आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगी तो आप लोग संगठन भी नहीं चला पाओगे। अगर आपको संगठन को बचाना है, आपको संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें ईवीएम का बंदोबस्त करना होगा। हम 2019 में चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि 2019 का चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग 2019 में बैलेट पेपर पर अगर चुनाव नहीं करता है तो कोई मशीन तोड़े या ना तोड़े, हजारों सालों से आप लोगों ने नारियल तोड़ा या नहीं? हजारों सालों से आप लोगों ने नारियल तोड़ा। आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ? कोई चमत्कार हुआ? हजारों सालों से नारियल फोड़ते आ रहे हो आप लोग, कोई चमत्कार हुआ? 2019 में ईवीएम तोड़ो और इस देश में चमत्कार देख लो साथियों। 2019 में किसी भी परिस्थिति में हमें ईवीएम का बंदोबस्त करना होगा। अगर आप लोग परिवर्तन चाहते हो, अगर आप लोग परिवर्तन चाहते हो, आने वाले बच्चों का भविष्य निर्माण करना चाहते हो, तो फिर आप लोगों को 2 काम करने होंगे। पहला काम, 24 घंटे में से 22 घंटे अपने निजी जीवन के लिए लगाओ, 2 घंटे सिर्फ इस काम के लिए लगाओ, लोगों को जगाने के लिए। ये पहला काम। 24 घंटे में से 22 घंटे अपने निजी जीवन के लिए, 2 घंटे समाज को जगाने के लिए। और दूसरा काम आपको बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर ये परिवर्तन आप लाना चाहते हो तो पसीना भी हमारा होना चाहिए और पैसा भी हमारा होना चाहिए। अगर आप कांग्रेस बीजेपी से पैसे लेते हैं तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप सरकार से पैसे लेते हैं तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप ब्राह्मण मुनियों से पैसे लेते हो तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप टाटा बिरला मफतलाल अंबानी से पैसे लेते हो तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है बोली जनता की चलनी चाहिए, आपको लगता है बोली आपकी चलनी चाहिए, तो यहाँ पर बैठे हुए मैं लोगों को ये अपील करता हूँ कि अपने पसीने का, कमाई का 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी आप लोग इस आंदोलन के लिए देना चाहते हो, उन कार्यकर्ताओं को, उन पदाधिकारियों को और उन जनता से मैं अपील करता हूं, ये आंदोलन चलाने के लिए आप लोगों ने वो जन आंदोलन निधि के तौर पर आप लोगों ने अपने कमाई का पसीने का आप लोगों ने हिस्सा इस आंदोलन के ऊपर आप लोगों ने खर्चा करना चाहिए। तब जाके हम लोग इस समाज में साधन और संसाधनों का निर्माण कर सके। ऐसा जो लोग करेंगे, ऐसा आप लोग करेंगे, ऐसी आशा करते हुए आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूलवासी, जय आदिवासी, जय भारत।